Let's continue our topic lenses. In our last lecture, we had finished लेंस फॉर्मूला। हमने लेंस फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन फॉर्मूला डिराइव कर लिया था। हमने टाइप्स ऑफ लेंसेस सबसे पहले देखी थी, फिर लेंसेस के लिए कुछ बेसिक डेफिनेशंस देखी थी, फिर हमने रूल्स फॉर लोकेटिंग इमेज बाय एनी लेंस वह समझा था, और फिर उसके बाद में हमने ट्रेंड ऑफ इमेज लोकेशन, मतलब लेंस के साथ में अलग अलग पोजीशन पर जब ऑब्जेक्ट रखे जाएंगे तो उनकी इमेज कहां और कैसी बनेगी, यह बात मैंने ट्रेंड ऑफ इमेज लोकेशन में समझाई थी। और लास्टली मैंने लेंस फॉर्मूला डिराइव कर दिया और मैग्निफिकेशन फॉर्मूला डिराइव कर दिया। मैंने कहा था किसी भी ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट पोजीशन समझने के लिए और एग्जैक्ट नेचर समझने के लिए, उसकी इमेज की एग्जैक्ट साइज समझने के लिए, और वह इरेक्ट है या इन्वर्टेड है यह समझने के लिए वी ऑलवेज अप्लाई लेंस फॉर्मूला इन मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। और हमने उन दोनों फॉर्मूले के कुछ एप्लीकेशंस भी सीख लिए थे। तो some numerical problems. Now, let's continue with another topic related to lens, that is lens maker's formula. Now, what this formula is all about? अभी तक हम हमेशा कोई सी लेंस बना देते थे, कॉन्वेक्स या कॉन्केव, और लिख देते थे इट्स फोकल लेंथ इज 20, इट्स फोकल लेंथ इज 30, और फिर हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते थे। बस यही क्वेश्चन अराइज होता है, द फोकल लेंथ इज 20 और 30, ये फोकल लेंथ आया कहां से? हाउ वी डिसाइड द फोकल लेंथ ऑफ एनी लेंस? जो लेंस मैन्युफैक्चरर्स है, जो लेंस मेकर्स है, वह डिजायर्ड फोकल लेंथ की लेंस कैसे बनाते? फॉर एग्जाम्पल, I say the glasses that I am wearing is having a focal length of 50 centimeters and it's a concave lens. अब किस तरह से यह लेंस बनाई गई है, किस तरह से यह कॉन्केव लेंस है, और किस तरह से इसकी फोकल लेंथ 50 हुई है, what concept and what logic and what formula is used by lens makers or lens manufacturers in order to obtain a lens of a desired focal length. मैं वही लेंस मेकर फॉर्मूला पहले डिराइव करूंगा और फिर उसको इस्तेमाल करना सिखाऊंगा। देखिए, जैसा हमने बताया है, लेंस इज ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू कर्व्ड सरफेस। यह एक कर्व्ड सरफेस है, यह दूसरा कर्व्ड सरफेस। ऑल्दो मैंने इस समय दोनों कर्व्ड सरफेस कॉन्वेक्स टाइप से बना जरूर रखे हैं, बट हियर आई नेवर मीन टू से कि वो कॉन्वेक्स ही होंगे। कर्व्ड सरफेस कैसे भी हो सकते हैं, वह पहला कर्व्ड सरफेस ऐसा भी हो सकता है, प्लेन भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, और दूसरा कर्व्ड सरफेस ऐसा भी हो सकता है, और दूसरा कर्व्ड सरफेस भी प्लेन हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है, डिपेंडिंग। वहां पर 6 अलग अलग तरह की लेंस हमने सीखी ली है, बायकॉन्वेक्स, बायकॉन्केव, प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्केव, or we may have lens like this, or we may have lens like this. किसी भी तरह से यह दो कर्व्ड सरफेस हो सकते हैं। हम सिंपली एक बात कहते हैं कि जो पहला कर्व्ड सरफेस है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है, और यह जो दूसरा कर्व्ड सरफेस है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R2। R1 पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इस केस में यदि इधर से इंसिडेंट रेस होगी तो R1 पॉजिटिव होगा, क्योंकि R1 का पोल इधर है और सेंटर कहीं इस तरह। मैं भी समझाता हूं। नाउ लेट अस से दिस lens is kept
in a medium having refractive index mu1। यह लेंस किसी ऐसे मीडियम में रखी हुई है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu1 है एंड mu2 is refractive index of lens material। यह लेंस जिस मटेरियल की बनी है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu2 है। I wish to determine focal length of this lens। मैं इस लेंस की फोकल लेंथ डिटरमाइन करना चाहता हूं। Of course, focal length of lens would depend on this parameters only, जो इस समय बोर्ड पर देख रहे हैं। Focal length of lens would depend on radius of curvature of the two curved surface. It would depend on refractive index of surrounding as well as it would depend on refractive index of the lens material। अब जब कोई लाइट रे लेंस से टकराती है तो बेसिकली वह रिफ्रैक्ट होती है एंड इट गेट्स रिफ्लेक्टेड बाय टू कर्व्ड सरफेस। पहले वह इस कर्व्ड सरफेस के द्वारा रिफ्लेक्ट होगी, सराउंडिंग से लेंस के अंदर जाएगी, फिर लेंस के अंदर ट्रेवल करती हुई लाइट रे वह लेंस से बाहर आएगी और इस सरफेस के द्वारा रिफ्लेक्ट होगी। मैं एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूं, इसको लेंस से u की दूरी पर कह देता हूं और इससे लेंस के पहले सरफेस पर रेस को इंसिडेंट भी करवा देता हूं। ध्यान रहे, लेंस इज अ थिन ट्रांसपेरेंट मीडियम। थिन ट्रांसपेरेंट मीडियम का मतलब है कि यह जो दूरी है ऑब्जेक्ट की वह पहले और दूसरे सरफेस से लगभग बराबर कही जाएगी, कोई खास डिफरेंस नहीं है इन दोनों सरफेस से इस दूरी में। अब यह रेस जो पॉइंट ऑब्जेक्ट O से आ रही है यह पहले सरफेस के द्वारा रिफ्रैक्ट होगी। यह पहला सरफेस इट्स अ कर्व्ड स्फेरिकल सरफेस। क्योंकि यह कर्व्ड स्फेरिकल सरफेस है इसलिए हम कर्व्ड सरफेस रिफ्रैक्शन फॉर्मूला लगाएंगे which is mu2 minus mu1 by r is equal to mu2 by v minus mu1 by u। यह कर्व्ड सरफेस रिफ्रैक्शन फॉर्मूला है। मैं यह फॉर्मूला लगाऊंगा। लाइट रेस मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है, mu1 से mu2 में जा रही है, तो mu2 माइनस mu1 by r1, पहले सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 है, इज इक्वल टू mu2 बाय v डैश माइनस mu1 बाय u। पहले कर्व्ड सरफेस का हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 रखा है, r1 दिख रहा है, और v डैश मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इस सरफेस से जो इमेज बन रही है वो कोई फाइनल इमेज नहीं है, वो इंटरमीडिएट इमेज है। फाइनल इमेज तो दूसरे सरफेस से रिफ्रैक्शन के बाद में बनेगी। क्योंकि वह इंटरमीडिएट इमेज है इसलिए उस इंटरमीडिएट इमेज को मैं v डैश, उसकी दूरी v डैश कह रहा हूं, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u। अब इस फॉर्मूले को हमने जब डिराइव करा था तो हमने लिखा था कि इस फॉर्मूले को अप्लाई करते समय एक बार साइन कन्वेंशन अवश्य लगाए, मगर इस समय हमने इस फॉर्मूले में कोई साइन कन्वेंशन नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि हमें पता नहीं है, हमें साइन कन्वेंशन नहीं पता है। हमने R1 ऐसा ले जरूर लिया है, मगर यह कर्व सरफेस तो कैसा भी हो सकता है ना, इट मे बी कॉनकेव, इट मे बी कॉन्वेक्स, इट मे बी प्लेन। यदि यह कॉन्वेक्स हुआ तो R1 पॉजिटिव होएगा क्योंकि इसका सेंटर कहीं आगे होता है, मेजरमेंट ऐसे होएगा। और यदि यह कॉनकेव हुआ तो इसका सेंटर कहीं इधर होता है, मेजरमेंट अगेंस्ट द इंसिडेंस है। तो R1 पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन लेंस। हमें अभी एग्जैक्टली पता नहीं है कि लेंस ऐसी ही है, तो हम डिराइव कर रहे हैं। v डैश हमें कहां पता है इमेज कहां और कैसे मिलेगी। u ऑब्जेक्ट भले ही हमने रियल ले लिया है, मगर कोई जरूरी नहीं है कि रियल ही हो।
हम कहते हैं इस समय हमने इस फॉर्मूले में साइन कन्वेंशन नहीं लगाया है, ड्यू रहा। हम कहते हैं एक बार साइन कन्वेंशन लगाना है, अभी न लगाकर हम एक जो नया फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं लेंस मेकर फॉर्मूला, हम उसमें लगा देंगे। एक बार लगाना है, कभी भी लगा, डिराइव करते समय एक बार लगा दिया, अप्लाई करते समय एक बार लगाना, जब हम लेंस मेकर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तब लगा देंगे। अब इस तरह से पहले सरफेस के द्वारा कहीं पर इमेज आई डैश मिल जाएगी जिसकी दूरी v डैश होगी। अब यह रेस पहले सरफेस से रिफ्रैक्शन के बाद अब दूसरे सरफेस से जाकर टकरा रही है, दूसरे सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा। जब दूसरे सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा तो हम कहते हैं लाइट रेस अब मीडियम 2 से मीडियम 1 में जा रही है, लाइट रेस अब मीडियम 2 से मीडियम 1 में जा रही है और सेकेंड सरफेस R2 से रिफ्लेक्ट हो रही है। सेकेंड सरफेस पर यह जो इंसिडेंस रेस है, इनके लिए हम ऑब्जेक्ट किसे कहेंगे? हम कहते हैं यह रेस जिस पॉइंट से डाइवर्ज हो रही है या जिस पॉइंट पर कन्वर्ज हो रही है वह ऑब्जेक्ट। यह रेस आई डैश पर कन्वर्ज होती हुई दिख रही है तो इस केस में अब आई डैश ऑब्जेक्ट कहलाएगा। आई डैश शुड बी कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट और इसकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वी डैश कहलाएगी। हम कहते हैं पहले सरफेस की जो इमेज थी वह दूसरे सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। यदि यह दूसरे सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी तो अब इसी समय में अब लेंस फॉर्मूला लगाता हूं, कर्व्ड सरफेस फॉर्मूला लगाता हूं। म्यू टू की जगह म्यू1 लिखा जाएगा माइनस म्यू1, म्यू1 की जगह म्यू2, क्योंकि इस बार लाइट 2 से 1 में जा रही है इसलिए म्यू2 माइनस म्यू1 जब हम लिखेंगे तो म्यू1 माइनस म्यू2 लिखा जाएगा। सेकेंड सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 इज इक्वल टू म्यू1 बाय v माइनस म्यू2 बाय v डैश। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस v डैश रख दिया क्योंकि पहले सरफेस की जो इमेज है वही दूसरे सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, इसलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस v डैश रख दिया। फाइनल इमेज v और सेकेंड सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर R2। साइन कन्वेंशन लगाना था मगर हमने नहीं लगाया, इसलिए नहीं लगाया क्योंकि हमें वाकई में डिराइव करते समय साइन कन्वेंशन पता ही नहीं है। R2 सेकेंड सरफेस कैसा है ये हमें नहीं पता। जब हम सिचुएशन देखेंगे उस हिसाब से R2 को सोचेंगे। इमेज फाइनली कहां कैसी बनेगी ये भी हमें नहीं पता है और ये v डैश अभी भले ही हमने इस तरह से ले लिया मगर वो पीछे भी हो सकता है। कोई बात नहीं, जिस फॉर्मूले को हम डिराइव कर रहे हैं लेंस मेकर फॉर्मूला वहां पर हम साइन कन्वेंशन अप्लाई कर देंगे। अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देता हूं। जब मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करूंगा तो म्यू2 बाय v डैश कैंसिल हो जाएगा और इधर दिखने लगेगा म्यू2 माइनस म्यू1 बाय R1 प्लस म्यू1 माइनस म्यू2 बाय R2 इज इक्वल टू म्यू1 बाय v माइनस म्यू1 बाय u। यह चीज लिख देंगे एंड देन म्यू2 माइनस म्यू1 बाय R1 इधर माइनस साइन म्यू2 माइनस म्यू1 बाय R2 is equal to mu1 into 1 by v minus 1 by u। mu2 माइनस म्यू1 कॉमन निकाल लूं और उधर का म्यू1 नीचे ले आऊं, अंदर बचा रह जाएगा 1 by R1 माइनस 1 by R2 is equal to 1 by v माइनस 1 by u की जगह 1 by f। वन बाय वी माइनस 1 बाय यू की जगह लेंस फॉर्मूला से 1 बाय एफ।
और इधर हमारे पास लेंस मेकर्स फॉर्मूला आ चुका है। Here we'll write mu2 by mu1 minus 1 into 1 by R1 minus 1 by R2. This formula is termed as लेंस मेकर्स फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को हम लेंस मेकर्स फॉर्मूला कहते हैं। वी यूज्ड टू से इन दोनों ही एक्सप्रेशन में एक बार साइन कन्वेंशन अप्लाई करने की आवश्यकता थी, जो हमने नहीं करा है। इन दोनों के इस्तेमाल से यह हमने रिजल्टिंग फॉर्मूला जो इस्तेमाल करा है, जिसे हम लेंस मेकर फॉर्मूला कह रहे हैं, इस फॉर्मूले को अप्लाई करते समय एक बार साइन कन्वेंशन जरूर अप्लाई करें। अप्लाई साइन कन्वेंशन वंस while using this formula. इस फॉर्मूले को यूज करते समय एक बार साइन कन्वेंशन जरूर अप्लाई करें। इस फॉर्मूले को बिना साइन कन्वेंशन के कभी भी इस्तेमाल नहीं करा जाना चाहिए। This is lens maker's formula, the formula that is used by lens manufacturer. इस फॉर्मूले में R1 and R2 they are the radius of curvature of the two curved surface. R1 पहले सरफेस का, R2 दूसरे सरफेस का। Well, mu2 by mu1 is relative refractive index of lens with respect to surrounding. mu2 by mu1 is relative refractive index of lens with respect to surrounding. मैं इसी समय इस फॉर्मूले का इस्तेमाल सिखाता हूं। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है और कार्बन डाइसल्फाइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 5/3। दिस आर द 4 ट्रांसपेरेंट मीडियम यू आर वेल नोन विथ। एयर का 1, वाटर का 4/3, ग्लास का 3/2 और कार्बन डाइसल्फाइड का 5/3। दिस आर द 4 ट्रांसपेरेंट मीडियम। एयर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम हमेशा 1 ले लेते हैं, नियरली 1 है, वैक्यूम के लगभग बराबर। वाटर जिसका 4/3, ग्लास ट्रांसपेरेंट मीडियम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 और कार्बन डाइसल्फाइड भी एक अच्छा ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5/3 होता है। This is a lens made up of glass. इसका यह जो पहला सरफेस है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 है और यह जो दूसरा सरफेस है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 30। ग्लास की बनी हुई यह लेंस, कांच की बनी। अब इस लेंस को हम किसी भी मीडियम में रख सकते हैं, हम इसको हवा में भी रख सकते हैं, हम इसको पानी में भी रख सकते हैं, हम इसको ग्लास के अंदर ही रख सकते हैं और हम इसको कार्बन डाइसल्फाइड लिक्विड जो होता है उसमें भी रख सकते हैं। मेरा बस यही सवाल है कि यदि इस लेंस को हवा में रखा जाए तो इस लेंस का फोकल लेंथ क्या होगा? यदि इस लेंस को हवा में रखा जाए तो इसका फोकल लेंथ क्या होगा? यदि इस लेंस को पानी में रखा जाए, व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ इन एयर? What is its focal length in water? यदि इसको पानी में रखा जाता है तो इसका फोकल लेंथ क्या होगा? और यदि इस लेंस को ग्लास में रखा जाता है तब इसका फोकल लेंथ क्या होगा? और लास्टली यदि इस लेंस को कार्बन डाइसल्फाइड लिक्विड में रखा जाता है तब इस लेंस का फोकल लेंथ क्या होगा? लेंस मेकर फॉर्मूले का एप्लीकेशन हम सीखते हैं। दिस इज दैट फॉर्मूला जिसको हम अप्लाई करना सीखना चाह रहे हैं। इसमें साइन कन्वेंशन कैसे अप्लाई करना जाए वह सीखना चाह रहे हैं। डेटा मैंने दे दिया है, एयर, वाटर, ग्लास, कार्बन डाइसल्फाइड, इन सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया है। लेंस मैंने डिस्क्राइब कर दिया किस तरह की है, इसका R1 और R2 बता दिया है। अब मैं पूछ रहा हूं कि हवा में इस लेंस को रखने पर इसका फोकल लेंथ क्या है, वाटर में क्या है, ग्लास में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। 2 मिनट का समय देता हूं, फिर मैं समझाना चालू कर दूंगा।